एक्सपेरिमेंट है, हमने अभी इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए लिया कंपाउंड पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये इंटरमीडिएट में तुम लोगों को पढ़ाया जाता है, पार्ट 1 मैकेनिक्स के पेपर में भी पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है कुछ तुम्हारा जाना पहचाना एक्सपेरिमेंट है, इसी से शुरुआत करते हैं। तुम्हारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं पार्ट 1 के लैब में, दे ऑल आर बेस्ड ऑन, मैंने तुम्हारा जो 12th में जो तुमने पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड पेंडुलम होता है, कंपाउंड पेंडुलम के बारे में जानते हो? सिंपल पेंडुलम जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। ये जो है ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी माने समझते हो? रिजिड रिजिड यस सर, बॉडी दृढ़ पिंड। क्या? दृढ़ या कठोर? दृढ़ पिंड। रिजिड बॉडी बॉडी माने होता है, हाँ कठोर। कितना कठोर? सर कठोर सर यदि उसका एक हम डेफिनेशन होगा ना। यस सर तो कितना कठोर? सर यदि हम उस ऑब्जेक्ट पे 2 पॉइंट लेते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो उसे हम दृढ़ बोलते हैं सर, हाँ, रिजिड। जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट है उसके 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर फिक्स्ड हो, इसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी। दिस मीन्स that the distance between 2 points in the body is fixed। तो ये जो है इसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। रिजिड माने होता है सख्त, ठीक है। रिजिड बॉडी जो है ये एक आइडियलाइजेशन है। रिजिड बॉडी इज एन आइडियलाइजेशन। आइडियलाइजेशन मतलब है ये एक आइडियल सिस्टम है, ठीक है। इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में अगर हम देखें, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन देयर इज नथिंग लाइक ए रिजिड बॉडी। तो ये जो है कोई रिजिड बॉडी होता नहीं है। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ये देते हैं और एक बताते हैं कि जो जिसमें कोई चेंज ना हो, कोई बाहरी फोर्स लगाने पे। तो कितना भी सख्त कुछ हो, उसके ऊपर एक लिमिट के बाद जो है फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म कर जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी। अब यहाँ जो तुम बीएससी में आके पढ़ रहे हो रिजिड बॉडी, तो यहाँ पे तुम्हारा जो कोर्स है या जो तुम पढ़ोगे, जो तुम्हारा नॉलेज है, ये 12th से आगे बढ़ के। रिजिड बॉडी की खास बात क्या है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। रिजिड बॉडी किस तरह का मोशन कर सकता है? रिजिड बॉडी में व्हाट इज स्पेशल अबाउट रिजिड बॉडी, ये हमको जानना है। क्योंकि ये डेफिनेशन तुम पढ़े हो, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन कि वो जो है उसके बीच का जो पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। हालांकि ये तुम्हारा तुमको प्रैक्टिकल के सेंस में बताना है, लेकिन हम कुछ थ्योरी लेकर के ही चल रहे हैं ताकि चीजें तुम्हारी समझ में आए। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? मोशन पढ़े 3 हो ना? प्रकार के मोशन। कौन कौन से? समान, एक समान, असमान। इंग्लिश में टर्म बोलो भाई, हम उतना हिंदी नहीं समझते। सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यस सर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। लीनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, कई सारे मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है। और सर सर्कुलर मोशन। सर लीनियर होता है, रोटेशनल होता है, ट्रांसलेशनल होता है। लीनियर कोई सर्कुलर भी ट्रांसलेशनल होता बोलते है। हैं। सर्कुलर भी ये Yes, जो है वो रोटेशनल मोशन ही है। रोटेशनल के अंतर्गत ही आ तो जाता तुम है। लोग जो है 11th में पढ़ते हो डायनामिक्स, एक होता है रोटेशनल डायनामिक्स और एक होता है लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। तो हम लोग जो है बेसिकली रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। यस सर। एक हमको सिंपल सा एग्जांपल दो, बताओ। मान लो तुम्हारे पास एक मिट्टी का ताल है। मिट्टी समझते हो ना? मिट्टी में Yes. पानी मिलाया, Yes. उसका एक चक्की बनाया, उसको तुम घुमा सकते हो?
उसको तुम चक्के की तरह घुमा सकते हो? नहीं सर, क्यों? उसका शेप बदल जाएगा। वो जो है उसका शेप बदल ही नहीं जाएगा, उसका जो है हुलिया बिगड़ जाएगा, सब खराब हो जाएगा। वो रिजिड बॉडी जी नहीं है। रिजिड बॉडी यस की सर। खास बात ये है कि जो कोई भी रिजिड बॉडी होता है, हम लोग यहाँ पे जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोई भी जो रियल सिस्टम होता है जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, एक फाइनाइट साइज का, तो हम लोग इसमें जो है मोशन जब कंसीडर करते हैं, तो तुम लोग पढ़े होगे, हम लोग मोशन कंसीडर करते हैं जैसे हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है, वो यहां से यहां गया, इतनी दूर, इतना दूरी तय किया, इतने समय में गया, ठीक है। इन द आइडियलाइज्ड केस, आइडियलाइज्ड मोशन, समझो इसको ध्यान से, वी कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट समझते हो यस सर। क्या? सर कोई पॉइंट मास जिसका सर एक मास जो है सर उसके पूरे सेंटर पे ही कोइंसाइड करे सर। सर वो पॉइंट के ही बराबर है सर, उसका मास भी नहीं उसके नहीं, तो सेंटर पे ही। ठीक है, पॉइंट के बराबर है, उसका सारा मास जो है एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, ये कह रहे हो ना। वो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन होता है। तो सेंटर ऑफ मास जो है एक पॉइंट है, ध्यान से समझो। जैसे तुम लोग एक जो तुम मोशन का सवाल करते हो, सॉल्व करते हो 11th में 12th में, एक पॉइंट पार्टिकल है, यहां से यहां गया, पॉइंट चार्ज है, उसमें इतना चार्ज है। पॉइंट पार्टिकल जब हम लोग कहते हैं, तो हम ये कहते हैं, जैसा इन्होंने बताया, कि उसका सारा मास जो है एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और उस बॉडी का जो साइज है दैट इज नॉट affecting or that is not considerable in the motion of the body. फॉर एग्जाम्पल, एकदम स्कूल लेवल में पढ़ते होगे, जैसे एक कार है, वो कार एक जगह से चलना शुरू किया, 10 मीटर लंबा कार है, और वो 1500 किलोमीटर चला, तो 1500 किलोमीटर के सामने 10 मीटर जो है, वी कैन नेग्लेक्ट दैट लेंथ, कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो हमारा कार जो है उस समय क्या है, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम एक ट्रेन की बात करें, कालका मेल की बात करें, 3 किलोमीटर लंबा है वो ट्रेन, 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, और वो जो है 2000 किलोमीटर जा रहा है, यू कैन नॉट कंसिडर द ट्रेन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। यस सर। यस उसमें सर, जो नहीं है कर ट्रेन का लेंथ भी जो है वो ऐड हो जाता है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट whose mass is concentrated at a fixed point. इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ये एक अलग चैप्टर है। एक मान लो बहुत बड़ा सा बोरा है, बहुत बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है, एक बोरी में जो है तुमने सैंड, रेत भर के रखा है, वो बड़ा सा बोरा है, उसका एक सेंटर ऑफ मास है। अब ये बोरा जो है ट्रक में ट्रेवल कर रहा है, या तुमने जो है इसको फेंक दिया बहुत तेजी से कहीं, वो ट्रेवल कर रहा है, तो भले ही उसका एक साइज है, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है, इट इज डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द होल बॉडी, ये Yes, sir. कहने का सेंस है। तो ये एक सिचुएशन हम लोग ये करते हैं। इसके बाद हमको इसके आगे बढ़ना है। ये जो सिस्टम है, हर चीज को पॉइंट मान लेना, दिस सिस्टम इज नॉट एडिक्वेट, दिस सिस्टम इज नॉट एडिक्वेट। हर चीज को हम पॉइंट मान लिए, हम पॉइंट चार्ज मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, उसके सामने दूसरा चार्ज है, कूलम लॉ लगाए, फील्ड निकाले, क्या क्या सब किए, जो कुछ किए। नाउ वी हैव टू कंसिडर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट is not an accurate is not an accurate system to analyze the bodies that have finite size. finite माने एक उसका जो है डेफिनिट साइज है, ठीक है। तो हर चीज को हम पॉइंट मान के उसका मोशन एनालाइज नहीं कर सकते। तो हमको चाहिए क्या, हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है कि हमको एक्सटेंडेड बॉडी का
एक्सटेंडेड मतलब होता है फैला हुआ, जिसमें विस्तार हो। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का मोशन को समझने के लिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अब तुम 12th से आगे ऊपर वाले लेवल में आ गए, when we have एक्सटेंडेड माने समझते हो, लैंग्वेज समझ में आ रहा है, लैंग्वेज हम बहुत कठिन नहीं लिख रहे हैं। यस सर। एक्सटेंडेड माने होता है फैला हुआ। हाँ, when हाँ। we have an extended object, then we have to consider the finite size of the object. हमको उसका साइज कंसिडर करना है। कोई भी जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे सामने वो फ्लाइंग डिस्क है। फ्लाइंग डिस्क समझते हो, खेलते हैं लोग, एक चकती के टाइप का होता है, ऐसे फेंक फेंक के खेलते हैं। फ्लाइंग डिस्क Yes, sir. देखा है? जैसे वो एक फ्लाइंग Yes. डिस्क है, ठीक है। यह एक चक्का है, कोई भी व्हील है, चाहे तुम्हारा गाड़ी का व्हील हो या बच्चे जो है गांव में वो साइकिल के जो टायर होता है उसको घुमा घुमा के खेलते हैं, देखा है ना? यस सर। वो सब एक्सटेंडेड अच्छा, ऑब्जेक्ट है, वो सब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो उसको हम पॉइंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे अगर हम हर जगह पॉइंट मान करके सोचेंगे कि हमारा काम सिंपल हो जाए, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जैसे ये है जो है, ये है हमारा एक पॉइंट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हर सिचुएशन में तुम इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, ये जो फ्लाइंग डिस्क है, इसको तुम नहीं कह सकते कि ये जो है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब भी हम लेते हैं वो कई सारे पार्टिकल से बना हुआ है, सो इट इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और जब ये एक्सटेंडेड, अब ध्यान से समझना, अब जब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है पार्टिकल्स का, वो मोशन कर रहा है। समझ रहे हो? जी सर। यस सर, समझ रहे हैं। और यही तुमको जो है, दिस इज द रिजिड बॉडी मोशन, या दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ए रिजिड बॉडी। यू आर कंसिडरिंग ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स that is moving. The extended object when moving is actually a collection of particles that is moving. क्योंकि तुम्हारा जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अभी ये एक पार्टिकल नहीं है, ये जो है एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। दिस इज ए रिजिड बॉडी, this is the extended body. This is the difference between a simple pendulum and a compound pendulum. हम आ रहे हैं compound pendulum, यहां तक समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे जो है तुम्हारे पास एक पार्टिकल नहीं है, वो एक पार्टिकल की दुनिया से अब तुम ऊपर आ गए, ठीक है। यू हैव ए लार्ज, हाँ हेलो सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपके। क्या हो रहा है? स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। सर। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? जी सर। अब दिख रहा है? तो सर अभी भी नहीं दिख रहा है। यस सर, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है सर। तो ये जो है, तो हमारे पास अब जो सिस्टम मूव कर रहा है, सो वी आर नाउ, ये जो है बीच बीच में इसको हमको हाइड करना होता है। तो जब नहीं दिखे हमको बताना, क्योंकि हमारा सिस्टम पे जो है लोड पड़ता है, तो बीच बीच में इसको थोड़ा सा हमको कुछ सेकंड के लिए हाइड करना पड़ता है। तो वी आर नाउ कंसीडरिंग a system of particles moving as a single system.
द सेंटर ऑफ मास, हम यहाँ पे सीएम लिख रहे हैं, सीएम माने चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना, सीएम माने होता है सेंटर नो ऑफ मास। नहीं ऐसा होता है, ऐसा हुआ है हमारे साथ। यस एक किसी ने जो है सीएम, हम लिख रहे हैं सीएम बार बार, वो कहीं पे जाकर के बोल दिया वो तो चीफ मिनिस्टर के बारे में बता रहे हैं। सर COM लिख दीजिए। नहीं COM नहीं, सीएम लिखेंगे। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उसको सही समझोगे, नहीं तो तुम लोग जो है ना धीरे यस धीरे सर, ब्लंट पढ़ते जाओगे। यस सर, यस सर, As a कोई sing- दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। as a single system, the center of mass is the point which has all the mass concentrated। तो यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ मास में सारा जो मास है उसका कंसंट्रेटेड है। तो अब हम लोग जो है एक एक्सटेंडेड बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रिजिड बॉडी होता है, ये रिजिड बॉडी का आइडियलाइजेशन ये है कि इसका कभी शेप नहीं चेंज हो, एकदम डेफिनिट शेप रहे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस भी कभी ना चेंज हो। ये डेफिनेशन होता है रिजिड बॉडी का, और जाहिर सी बात है इट इज ए आइडियलाइजेशन, इस तरह का कोई बॉडी होता नहीं। नेक्स्ट चीज जो तुमको समझ लेना है, इस प्रैक्टिकल का बैकग्राउंड, तुम लोगों के पास सिलेबस तो होगा, सिलेबस है कि नहीं? है सर। सिलेबस में मैकेनिक्स का पेपर है ना, मैकेनिक्स का पेपर है। अच्छा हम फिर से दे देंगे सिलेबस। मैकेनिक्स के पेपर में रिजिड बॉडी है? यस सर है। सर यस रोटेशनल सर। में पढ़ता हाँ, तो थ्योरी में तुमको और पढ़ाया जाएगा, है। यस सर। क्योंकि तुम लोगों का ये पहला जो है एक एक्सपेरिमेंट से जान पहचान तुम्हारी होने वाली है, इसलिए हम थोड़ा थ्योरी भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। सर रियल में कब करेंगे? सर रियल में कब करेंगे? रियल अब ये हमको नहीं मालूम। What kind of motion a rigid body can undergo या can perform? रिजिड बॉडी किस तरह का मोशन परफॉर्म कर सकता है, किस तरह का कर सकता है? क्या पढ़े हो? देखो तुम जो कह रहे हो, तुम जो पूछ रहे हो कि रियल में कब करेंगे, तो ये है कोई तुम्हारा अनरियल नहीं है। यहाँ पे बस ये है कि तुम इंस्ट्रूमेंट को छू नहीं पा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट से कर नहीं पा रहे हो। लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट अभी तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, उस समय बताने का कोई प्रोविजन नहीं है, पढ़ के आओगे करोगे। लेकिन बेसिक चीज ये है कि जब तुम्हारा वाइवा लिया जाएगा तब तुमसे बेसिक चीजें ही पूछे जाएंगे। अगर तुमको पता है तो ठीक बात है, नहीं तो कॉपी घूमती रहती है। एक सेशन में एक लड़के का कॉपी मेरे हाथ से 8 बार घूमा था, वो 8 टर्न तक घूमता रहा प्रैक्टिकल साइन करवाने के लिए, उसका कभी भी वाइवा नहीं तैयार रहता था। तो कहीं एग्जाम हो चाहे कॉपी तुम्हारा, यहाँ पर भी अगर ऑनलाइन सेशन में तुम्हारा, अब इसके बाद जो तुमको काम दिया जाएगा उसमें भी पूछा जाएगा तुमसे, उसके बाद उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, क्या सीखे हो तुम, क्या जानते क्या हो। रीडिंग ले आना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत लोग ला सकते हैं। बेसिक चीजें यू शुड नो द फिजिक्स। तो ये जो रिजिड बॉडी है किस तरह का मोशन कर सकता है? सर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों। यस सर, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल तो कर ही सकता है। जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन कैन ऑकर ओनली विथ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी ही जो है ये रोटेशनल मोशन कर सकता है। कैसे कर सकता है तो इसको हम अभी यहाँ नहीं बताएंगे, वो बाद में कभी बताएंगे, उसकी तुरंत अभी जरूरत नहीं है। ये रोटेशनल मोशन कर सकता है, ये घूम सकता है, ठीक है। लट्टू देखा है? लट्टू, यस सर। यस सर। वो भी एक रिजिड बॉडी है। तुम्हारे ऊपर जो पंखा घूमता है वो भी रिजिड बॉडी है, रोटेशनल मोशन कर सकता है। अगर बॉडी रिजिड नहीं हो तो वो रोटेशनल मोशन नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट सिस्टम इज मूविंग कलेक्टिवली। खैर, तो ये जो है दिस इज योर रिजिड बॉडी।
अब तुम्हारा ये जो एक्सपेरिमेंट है, अब इस पे आते हैं कि कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम हमें लगता है तुम लोग जानते हो। यस लेट सर, अस, पढ़े हैं। कंपाउंड पेंडुलम नहीं पढ़ा है? नहीं सर, अभी तो नहीं पढ़े। नहीं सर। अच्छा, अभी हम बता रहे हैं। सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है वो क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हो लेंथ ऑफ पेंडुलम? सर पेंडुलम का वो सेंटर और पेंडुलम के सेंटर से जहाँ उसका मास सेंटर होता है वहां से उसका लेंथ मापा पेंडुलम जाता का है। सेंटर और मास का सेंटर मैंने नहीं समझा। मास ऑफ सेंटर से सर मापा जाता है पेंडुलम के। सर सर जहाँ पर पॉइंट मास ऑफ, सेंटर जहां का से होता लटकाते हैं, मैंने है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब होता है उसके बीच का यस जो सर। लेंथ होता है दैट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तुम्हारा कंपाउंड पेंडुलम जो होता है, कंपाउंड पेंडुलम इज ए रिजिड बॉडी। यहाँ पे कोई धागे से एक बॉब या मास नहीं लटकता। दिस इज ए रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिट्ररी शेप। इसका शेप जो है वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट इज ए रिजिड बॉडी। कंपाउंड पेंडुलम is a rigid body with arbitrary shape. आर्बिट्ररी मतलब कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, किसी भी शेप का हो सकता है। आर्बिट्ररी शेप which oscillates about an axis। ये जो है किसी एक एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर सकता है। इसका, और ये जो इसका मोशन होता है ये रोटेशनल मोशन है। ठीक है, कैसे रोटेशनल है देखते हैं। तो कंपाउंड पेंडुलम को एक और भी नाम से जाना जाता है, इसको फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये ऑसिलेट करता है अबाउट ए पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस। अब इसके ऑसिलेशन के कुछ कंडीशन है। सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है इट इज डिस्प्लेस्ड। इसका ऑसिलेशन कराते कैसे हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और उसको रिलीज कर देते, तब ये जो है ऑसिलेट करता है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में क्या अंतर होता है? हाँ, जब लेंथ बहुत ज्यादा होती है तब डिफरेंस आता है। लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो डिफरेंस आता है, ऐसा क्यों? सर बिकॉज ग्रेविटी इज उसके सर व्युत्क्रमानुपाती होती है आर स्क्वायर के। नहीं, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता रहे हो। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी एक बॉडी का, क्या ये सेम पॉइंट्स होते हैं या अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, या एक ही चीज को दो नाम से जाना जाता है? नहीं सर, सेंटर ऑफ उसे ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। सर सेंटर ऑफ मास होता है, उसमें वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस मास तो सर सेंटर अच्छा, ऑफ अब चुप हो ग्रेविटी जाओ, हर जगह। अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। सर आवाज नहीं आ रही है किसी। अभी हम बोल ही नहीं रहे हैं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये उस पॉइंट का, उस बॉडी का सेम होता है जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो एंड इट्स मास इज वेरी मच लेस कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। तुम्हारे हाथ में कोई एक किताब है, एक बुक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वही उसका सेंटर ऑफ मास है। लेकिन अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें, उसका सेंटर ऑफ मास और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि बॉडी का मास जो है अर्थ के मास के कंपेरेबल है कि नहीं। माइक बंद करो। तो यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली and then released to start the oscillation.
ऑसिलेशन को स्टार्ट करने के लिए यही काम करते हैं, इसको जो है स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, फिर जो है इसको हम लोग क्या करते हैं कि रिलीज कर देते हैं, तो ये ऑसिलेट करने लगता है। अब जो है इसका ऑसिलेशन, इसमें कैसे ऑसिलेशन होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसको जरा सा देख ले हम लोग। तो लेट अस कंसीडर दिस डायग्राम। एक मिनट, ये तुमको तुम्हारे बुक में या किसी भी बुक में, टेक्स्ट बुक में डायग्राम मिल जाएगा, नोटेशंस अलग अलग हो सकते हैं। सो दिस इज द डायग्राम। तो ये जो तुम्हारा एस पॉइंट एस है, यहां से तुम्हारा पेंडुलम जो है उसको सस्पेंड किया गया है या उसको लटकाया गया है। एस जो है दैट इज द सेंटर ऑफ सस्पेंशन, और जी जो है इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। हम इसको सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यू हैव 2 पॉइंट्स, एक सेंटर ऑफ सस्पेंशन एस है और सेंटर ऑफ सस्पेंशन और ग्रेविटी जो है जी है। एस is the center of suspension and G is the center of gravity। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये G है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बॉडी का जो वेट है वो एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक वर्टिकल लाइन लिया गया, डायग्राम को देखो, SG जिसका लेंथ जो है L है, एंड ये उस समय का लेंथ है कि जब बॉडी जो है वो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो लेंथ लिया गया है SG, ये उस समय का है जब तुम्हारा जो फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम है दैट इज एट रेस्ट। L is the length SG when the compound pendulum is at rest, ठीक, ये लेंथ, दिस इज द लेंथ। तो अब जो है, अब अगर ये बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करने का मतलब है इसको जो है हम थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा देते हैं अबाउट एन एक्सिस जो कि एस से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट चेंजेस इट्स पोजीशन, इसका पोजीशन बदल जाता है। इसका पोजीशन जो है ये जी डैश हो रहा है व्हेन द बॉडी इज, ध्यान से समझो इसको, जब हम बॉडी को थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दे रहे, जो डॉटेड लाइन है वो ओरिजिनल पोजीशन है, थीटा से डिस्प्लेस करने के बाद तुम्हारा ये सॉलिड लाइन का डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। When the body is displaced by an angle theta, the center of gravity shifts by G डैश। तो ये जो है ये G डैश पे चला जाता है। अच्छा, इससे क्या असर होगा, इससे क्या क्या चेंज क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ। अच्छा, एक चीज हम तुम लोगों, अच्छा वो बाद में बताएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। पहले वो G था, अब जो है थोड़ा सा इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, G डैश हो गया। व्हाट इज द चेंज, क्या हो क्या रहा? सर टाइम पीरियड पे चेंज होगा सर। अरे वो छोड़ो, अभी टाइम पीरियड को भी जाने दो, हमने तो कोई एक्सप्रेशन ही अभी नहीं है हमारे पास। तुम फिजिक्स हमको बताओ, अभी ऑसिलेशन में हम पहुंचे ही नहीं है, हम जस्ट ये फोर्स लगेगा कहाँ फोर्स लगेगा, एक में एक एक करके बताओ। तुमने कहा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा? सर फोर्स जो है सेंटर की डायरेक्शन में लगेगा। कौन लगाएगा फोर्स? सर कौन? सर यहाँ पे 2 फोर्स लगेगा सर। क्या लगेगा? सर यहाँ 2 फोर्स लगेगा, एक ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा और सर एक जो उसका केंद्र की ओर, सर जैसे वो इधर से उधर जा रहा है तो अपने केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल लगेगा सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीमीटल फोर्स लगेगा केंद्र की तरफ। हाँ कुछ ऐसे ही, इंग्लिश क्लियर नहीं है। तो इंग्लिश क्लियर कर लो। एक ने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। हाँ सर। हाँ ये बात तो ठीक है। इसमें सबसे पहला फोर्स जो लग रहा है दैट इज द वेट। वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही होता है ना वेट? यस सर। यस सर। यही वेट होता है। तो एक वेट तो लग रहा है। अब जब माइक बंद करो, माइक बंद करो। जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा है, पहले जब नॉर्मल परिस्थिति में, थोड़ा डायग्राम को देखो, थोड़ा सोचना सीखो, क्योंकि हर चीज जो है वो बुक में लिखा हुआ मिलेगा नहीं, हर चीज जो है रटना भी संभव नहीं है। mg जो फोर्स है, इट वाज एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये जो है एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा था। जब हमने थीटा डैश से इसको घुमा दिया तो क्या हुआ? थीटा डैश से घुमाने पे इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये g से g डैश हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। जब कोई फोर्स किसी चीज को रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं? When a force causes rotation, या चलो और हम तुमको हिंट दे देते हैं, जब हाँ बट टॉर्क बोलते हैं। उसको जो है टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का मतलब होता है जब कोई फोर्स किसी चीज को घुमाता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तुम दरवाजा खोलते हो उसमें टॉर्क लगाते हो, R क्रॉस F। यस सर, बल आघूर्ण हिंदी में कहते हैं। हिंदी, हाँ ठीक है, तुम हिंदी रखो, हिंदी हमको नहीं समझना है, तुम फिजिक्स को समझो, ठीक है, उसी में हमारा काम बन जाएगा। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ, माइक बंद, माइक बंद, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी creates a torque। इसको, ये जो है टॉर्क क्रिएट करता है। टॉर्क का काम होता है घुमाना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है R क्रॉस F। क्रॉस R। क्या? यस सर। F क्रॉस R, नॉट R क्रॉस F। अच्छा, F क्रॉस R होता है। यस सर। क्या फर्क है दोनों में, R क्रॉस F और F क्रॉस R में? सर रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? सर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं सर। सर जब R से F की ओर जाएंगे रिजल्टेंट वेक्टर जो है दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर्स के। चलो भाई माइक बंद करो। तो ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इज गिवन बाय mgl sin थीटा। mgl sin थीटा कैसे हुआ? mg जो है फोर्स है और l sin थीटा जो है, l sin थीटा इज द लेंथ। तो इसका जो, इसको जब हम डिस्टेंस है सर, क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर, चलो मान लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब जो हम लोग जो है इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो साइन थीटा आता है, जानते हो। टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये टॉर्क लग रहा है। अब इस टॉर्क का काम क्या है? टॉर्क का काम होता है, कहीं भी टॉर्क लगता है तो वो घुमाता है, रोटेट करता है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा है, जैसे हमने तुमसे पूछा R क्रॉस F और F क्रॉस R। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो साइन लगा है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि ये जो टॉर्क है ये थीटा के उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर तुमको कुछ याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो याद दिलाना पड़ेगा। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क is opposite to the angular displacement theta। angular displacement के opposite direction में लग रहा है, ठीक है। that is why इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। जब ऑसिलेशन पढ़ते हो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ा है कि नहीं? कभी पढ़ा है? सुना? यस सर।
यस सर पढ़ना है ये जो है पोस्ट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है कि जो पहले इसका पोजीशन था उससे दूर हट रहा है, ये टॉर्क चाह रहा है नहीं इसको जो है वापस लेके आए, तो ये टॉर्क लगेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। टाउ बराबर आई अल्फा एक एक्सप्रेशन होता है, पढ़े होगे। तो टाउ बराबर आई अल्फा अगर इस टॉर्क के एक्सप्रेशन को हम लिखें, ये वाला एक्सप्रेशन पढ़े हो कि नहीं। आई जो है क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, पढ़ा ये इक्वेशन। यस सर, ये रोटेशनल में होता है। यस सर। आई इज रोटेशनल मोशन में पढ़े। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एफ बराबर एम ए का ये एनालोगस इक्वेशन, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे अगर टाउ का हम एक्सप्रेशन रखे mgl साइन थीटा, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का होगा। जो यहाँ पे टाउ जो है mgl साइन थीटा है, ये रखा। अब पटाख से बताओ तो ये किस तरह का मोशन बता रहा है। रोटेशनल मोशन सर। अरे रोटेशनल मोशन जवाब अगर हमको सुनना होता तो हम ये सवाल पूछते ही नहीं। अगर हम स्मॉल थीटा ले, अब चलो हिंट दे दिया, साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाए तो किस तरह का मोशन है ये। द मोशन इज SHM, द मोशन इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की खास बात क्या होती है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के उल्टा होता है एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल क्यों बोलते हैं? सर लीनियर होता है। लीनियर, यहाँ पे लीनियर कहाँ है, तो एंगुलर है। हाँ सर यहाँ सिंपल इसलिए बोलते हैं, अभी चुप रहो, जब बोलेंगे तब बोलना, अभी चुप रहो। सिंपल इसलिए बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा टॉर्क है या जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वहां पे लीनियर में तुम लिखते हो F बराबर -kx, यहाँ पे क्या लिख रहे हो, आई जो तुम्हारा टॉर्क है टाउ इज इक्वल टू या टाउ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट है उसके पहले पावर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं। हार्मोनिक मतलब होता है पीरियोडिक, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए पीरियोडिक बोलते हैं, हार्मोनिक बोलते हैं। इसीलिए जो है इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। अगर हमारा थीटा माने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफी कम है कि हम थीटा और साइन थीटा की जगह हम थीटा रख पाए, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हो जाता है d2 थीटा बाई dt स्क्वायर mgl थीटा अपॉन I, which is the equation of a simple harmonic motion या simple harmonic oscillator। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलो, पढ़े हो ये सब। ओमेगा कैसे निकालेंगे, चलो हम बताते हैं। हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट जो है दिस इज mgl बाई I। ये तुम अपने पुराने किताब में खोल के देखना, किसी भी बुक में मिल जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी जो इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सुना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी? नो सर, ये तो नहीं पढ़ा। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसका नेचुरल उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, √k/m होता है कि नहीं, ये सुना है कि नहीं बोलो। यस सर, स्प्रिंग वाले में पढ़े हैं। स्प्रिंग वाले में पढ़े। अब माइक बंद करो, अब हमको बोलने दो। √k/m, k क्या है, व्हाट इज k? कांस्टेंट है, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, हाँ, या उसको स्प्रिंग इनर्शिया बोलते हैं।
मास भी एक तरह का इनर्शिया होता है। किसी भी सिंपल हार्मोनिक सिस्टम का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, इट इज रूट अंडर स्प्रिंग फैक्टर बाय मास इनर्शिया फैक्टर। इनर्शिया माने क्या होता है? जड़त्व होता है, इतना हिंदी हमको आता है। तो इनर्शिया माने होता है जड़त्व, तो वो जो है बिना उसको डिस्टर्ब माने फोर्स लगने पर वो हटेगा नहीं। तो मास जो है इट इज अ काइंड ऑफ इनर्शिया। स्प्रिंग फोर्स भी जो है ये एक इनर्शिया है। तो किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम का जो इनर्शिया होता है दैट इज द रेशियो ऑफ स्प्रिंग फैक्टर बाय इनर्शिया फैक्टर। यहां पे जो तुम देख रहे हो कंपाउंड पेंडुलम में, जो डिनोमिनेटर में तुम्हारा आई है, ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने क्या होता है? एक मिनट, हम ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे, क्या होता है हमें ये बताओ। I is equal to mr square। I is equal to mr square, ये बता दिया इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब होता है, मोमेंट माने समझते हो? मोमेंट जो मोमेंट हम तभी यूज करते हैं जब कहीं पे घूमने वाली बात हो, रोटेशन की बात हो। किसी चीज को घुमाने में या घूमते हुए किसी चीज को रोकने में कितना फोर्स लगता है, उसका मेजर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ट्रक का चक्का है, उसको रोकना है, और उसी साइज का एक साइकिल का चक्का है, किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा या किसको स्टार्ट करने में ज्यादा फोर्स लगेगा? ट्रक के चक्के को, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट इज द इनर्शिया फैक्टर, और mgl जो है दैट इज द मास फैक्टर। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लिया तो टाइम पीरियड भी निकाल सकता है। निकल आएगा तो निकालना। हम यहाँ पे सीधे रिजल्ट लिख रहे हैं। जो हमारा टाइम पीरियड होता है, द टाइम पीरियड इज रूट अंडर L by G। L is the length of the equivalent pendulum। इक्विवेलेंट पेंडुलम, इक्विवेलेंट पेंडुलम मतलब अगर यहाँ पे फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम ना रह के एक सिंपल पेंडुलम रहता, तो उसका जो टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के लिए उसका जो लेंथ होता है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम। ये जो है ये तुम्हारा मैथमेटिकल पार्ट है। अब इसके बाद जो तुम्हारा कंसेप्ट है इसमें, वो कंसेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन का। किताब किसी के पास उसका स्नैपशॉट है बुक का जो तुम रखे हो?